नमस्कार, चर्चा में आपका स्वागत है। मैं हूं रमा त्यागी और चर्चा में आज हम बात करेंगे बेहद खास मुद्दे की, फर्जी वोटर्स के मामलों की बढ़ती संख्या की। और इसी पर क्योंकि ये बेहद संवेदनशील है, क्योंकि फर्जी वोटर्स न केवल रोहिंग्या पाए गए हैं, बांग्लादेश से घुसपैठ किए हुए लोग भी पाए गए हैं और मृत लोग भी पाए गए हैं जो फर्जी वोटर्स की लिस्ट में शामिल है। और डुप्लीकेट जो फर्जी वोटर आई कार्ड हैं उनके मामले भी काफ़ी हैं, तो इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो दिल्ली में अगले साल फरवरी के महीने में विधानसभा के चुनाव होने हैं और चुनाव से पहले दिल्ली में फर्जी वोटर का मुद्दा काफ़ी गरमाया हुआ है। रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के डुप्लीकेट फर्जी पते वाले और मृत लोगों के नाम इसमें शामिल हैं। और इस मामले को लेकर दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने 14 दिसंबर को मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य 2 चुनाव आयुक्तों से मुलाकात की और दिल्ली की मतदाता सूची में लाखों अवैध घुसपैठियों, रोहिंग्या और बांग्लादेशी मूल के डुप्लीकेट फर्जी पते वाले और मृत लोगों के नाम शामिल होने का विरोध दर्ज किया और मांग की कि चुनाव आयोग इन शिकायतों को प्राथमिकता से कानूनी आधार पर हल करे ताकि दिल्ली विधानसभा चुनाव पारदर्शी और निष्पक्ष हों। और भाजपा ने चुनाव आयोग को 5000 पन्नों के प्राथमिक सबूतों के साथ विस्तृत प्रस्तुति भी दी। भाजपा के मुताबिक लोकसभा चुनाव समाप्त होने और विधानसभा चुनाव शुरू होने के बीच लाखों नए मतदाता पंजीकृत हुए। ये संख्या वार्षिक मतदाता सारांश संशोधन की सामान्य प्रक्रिया से काफ़ी अधिक है। दिल्ली के सभी 70 विधानसभा क्षेत्रों में फर्जी मतदाता पत्र बनवाए गए। और अगर बात करें मोती नगर की, तो यहाँ पर सड़क पर मीटर लगाकर कई लोगों के नाम मतदाता सूची में शामिल कर दिए गए और इस विधानसभा क्षेत्र में 60,584 ऐसे लोगों के नाम मतदाता सूची में मिले हैं जिनकी मृत्यु हो गई है या दूसरे स्थान पर वो चले गए हैं। और इसी तरह से त्रिलोकपुरी की बात करें तो यहाँ भी फर्जी वोट बने हैं। त्रिलोकपुरी में एक कमरे में 26 वोट बने हुए थे। मुस्तफाबाद ओखला विधानसभा क्षेत्र और राजौरी गार्डन में छोटे छोटे घरों में 40 से 50 फर्जी मतदाता जो है ये एवरेज के हिसाब से पाए जा रहे हैं। तो ये जो है एक बेहद गंभीर विषय है और इसमें आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी है। बीजेपी का आरोप है कि दिल्ली की आप सरकार ने वोट बैंक की राजनीति के लिए बड़ी संख्या में दिल्ली में रोहिंग्या घुसपैठियों को बसाया। भाजपा के आरोपों के मुताबिक आम आदमी पार्टी के विधायक ने हजारों रोहिंग्याओं को दिल्ली में बसाने के लिए पैसा भी उपलब्ध कराया। ये अवैध निवासी फर्जी दस्तावेजों के जरिए मतदाता पहचान पत्र और अन्य सरकारी सुविधाएं भी प्राप्त कर रहे हैं। उधर आम आदमी पार्टी का कहना है कि बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है। वहीं 7 अगस्त 2022 को भारत सरकार ने गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशी रोहिंग्याओं के बारे में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार का रोहिंग्याओं को नए स्थान पर बसाने का प्रस्ताव है। गृह मंत्रालय ने इसी मामले में आगे दिल्ली सरकार को निर्देश भी दिया था कि वो सुनिश्चित करे कि अवैध विदेशी रोहिंग्या अपने वर्तमान स्थान कंचनकुंज, मदनपुर खादर में बने रहें, क्योंकि गैर कानूनी तरीके से रह रहे विदेशियों के निर्वासन का मुद्दा गृह मंत्रालय विदेश मंत्रालय के माध्यम से संबद्ध देश के साथ उठा चुका है। देश के गृह मंत्रालय ने इनके कानून के मुताबिक निर्वासन तक गैर कानूनी तरीके से रहने वाले विदेशियों को नजरबंदी केंद्र में रखा जाता है। दिल्ली सरकार ने वर्तमान स्थान को नज़रबंदी केंद्र घोषित नहीं किया है अभी तक। तत्काल उस समय ये निर्देश जो हैं दिए गए थे और हालांकि जो बयान है वो लगातार आप जारी कर रही है। आपने एक बयान में कहा था कि यदि अवैध प्रवासी हैं तो कितने हैं, ये एक बड़ी विफलता है और ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना इसे और अधिक स्पष्ट रूप से उजागर करता है। एक तरफ बीजेपी अवैध प्रवासियों को नागरिकता दे रही है और दूसरी तरफ जांच का दिखावा कर रही है। भाजपा को ये पाखंड बंद करना चाहिए और अपनी गंदी राजनीति खत्म करनी चाहिए। ये राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने 21 दिसंबर को राज्यसभा में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा था कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने दिल्ली में अवैध प्रवासियों को बसाया है और उन्हें तमाम सुविधाएं दी हैं। मैं भाजपा से पूछना चाहता हूं कि 10 साल से बांग्लादेशी और रोहिंग्याओं के खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की गई। वहीं अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने दिल्ली में रह रहे अवैध रोहिंग्याओं के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस मामले में कहा था कि रोहिंग्या का मुद्दा उठाकर गंभीर समस्याओं से जनता का ध्यान भटकाया जाता है। साथ ही बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला बोला था कांग्रेस ने और कहा था कि दोनों पार्टियां रोहिंग्या शरणार्थियों के मुद्दे को उठाकर नाकामियों और विफलताओं को छिपाने की कोशिश
कर रहे हैं। तो ये है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति, ये लगातार जारी है। और ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि रोहिंग्या आखिर हैं कौन? रोहिंग्या समुदाय के लोग दरअसल पीढ़ियों से म्यांमार के रखाइन प्रांत में रहते आ रहे थे, लेकिन वहाँ की सरकार ने कभी उन्हें अपना नागरिक नहीं माना। रोहिंग्या को नागरिकता भी नहीं दी गई क्योंकि म्यांमार इन्हें बांग्लादेशी प्रवासी मानता है। 2012 से रोहिंग्या म्यांमार से भागकर बांग्लादेश और भारत समेत दूसरे देशों में चले गए। अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्या समुदाय के खिलाफ पुलिस की जो कार्रवाई है वो भी लगातार जारी है। अगर दिसंबर 2024 की बात करते हैं तो फरीदाबाद पुलिस ने अवैध रूप से भारत में रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ 17 दिसंबर को छापेमारी अभियान चलाया। पुलिस ने अनुमान जताया कि दिल्ली में अवैध रूप से रह रहा ये समुदाय फरीदाबाद में भी घुसपैठ करने की कोशिश में है। वहीं महाराष्ट्र के पुणे से भी एक चौंकाने वाला मामला सामने आया। यहाँ म्यांमार से अवैध तरीके से भारत में घुसे एक रोहिंग्या ने अपने लिए न सिर्फ ज़मीन खरीद ली बल्कि अफसरों के सामने असल पहचान को छिपाया और अपने परिवार के लिए एक घर भी वहाँ पर बना लिया। और इन रोहिंग्याओं ने महाराष्ट्र के भिवंडी में भी अपने लिए आधार और पैन कार्ड भी बना लिए। इन लोगों ने बिना वैध दस्तावेजों के कामले नाम की महिला से ज़मीन भी खरीद ली। आधिकारिक ज़मीन रिकॉर्ड्स में इनके लेन देन की कोई जानकारी भी दर्ज नहीं हुई। बाद में पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर लिया। और 13 दिसंबर को छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में पुलिस द्वारा 200 घरों में सर्च ऑपरेशन चलाया गया, जहां से 20 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया। 14 दिसंबर को भी पुलिस ने इस मामले में छापेमारी की और सभी जो संदिग्ध थे इनके पास भारत की नागरिकता का कोई सबूत नहीं मिला, ना ही कोई दस्तावेज मिले और ना ही किसी परमिशन या वीज़ा की ऐसी जानकारी मिली जिससे कि इनके भारत आने की इन्हें परमिशन हो आधिकारिक रूप से। नवंबर 2024 को त्रिपुरा के जिरानिया रेलवे स्टेशन पर 6 बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत में लिया गया और बांग्लादेश से अवैध रूप से भारत में प्रवेश करने वाले इन व्यक्तियों में 3 पुरुष शामिल थे। तो लगातार अगर हम देखें तो देश के हर कोने से इस तरह की जो अवैध घुसपैठ है उसके मामले सामने आ रहे हैं और ये जो है बेहद गंभीर मसला बनता जा रहा है। सवाल ये उठता है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति से अलग कि आखिर इसका जिम्मेदार है कौन। हमारे साथ 3 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अपने मेहमानों से मैं आपका परिचय करा देती हूँ। एडवोकेट संकेत गुप्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ करेंद्र भारद्वाज जुड़े हुए हैं, स्पोक्सपर्सन आम आदमी पार्टी, और हमारे साथ चक्षु राय जुड़े हुए हैं, पीआरएस लेजिस्लेटिव। तो अपने तीनों ही मेहमानों का हम स्वागत करेंगे और हमारे साथ हमारे 2 संवाददाता भी जुड़े हुए हैं। हमारे साथ प्रसन्नजीत जुड़े हुए हैं और हमारे साथ प्रसन्नजीत हमारे साथ कोलकाता से जुड़े हुए हैं, अमरेंद्र हमारे साथ दिल्ली से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम संकेत जी आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे, आपने काफ़ी ज़ोर शोर से ये मुद्दा उठाया है, लेकिन जो कांग्रेस पार्टी है या आम आदमी पार्टी है वो तो आप ही को इसका जिम्मेदार ठहरा रही है। देखिए, जिस तरीके से दिल्ली की वोटर लिस्ट पर इस बार भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने घर घर जाकर काम किया, तो ये बात पाई गई कि बहुत सारे दिल्ली में ऐसे वोटर्स हैं जो एब्सेंट शिफ्टेड, जिसे एएसडी वोटर बोलते हैं, एब्सेंट शिफ्टेड और डेड वोटर्स हैं। ये वोटर्स की संख्या हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में बहुत ज़्यादा तादाद में रहती है। ऐसे एब्सेंट शिफ्टेड वोटर्स हटने चाहिए उस विधानसभा से, और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी के जितने भी लोग हैं उन सब लोगों ने जागरूकता से, चुनाव आयोग ने क्योंकि एक समरी रिवीजन प्रोग्राम चलाया था जिसमें 20 अगस्त के बाद चुनाव आयोग के पदाधिकारी घर घर जा रहे थे और बीएलओ घर घर विजिट करके हाउस टू हाउस वेरिफिकेशन कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा था सभी पॉलिटिकल पार्टीज भी इसमें पार्टिसिपेट करें, तो अब भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव आयोग का सहयोग करते हुए इस घर घर जो जाकर वेरिफिकेशन होती थी उसमें भाग लिया। भाग लेने के बाद पता चला कि इस तरह के इतने नंबर ऑफ वोट्स हर विधानसभा में एक सुनियोजित तरीके से बनाए जा रहे हैं। जब उसकी फर्दर स्टडी की गई तो आप चौंकेंगे, 1,19,00,000 कुछ वोट लोकसभा चुनावों में होते हैं। 2014 में अचानक से विधानसभा चुनावों में 1,33,00,000 हो जाते हैं। कहां से आते हैं 14 लाख लोग, और उसमें 18, 19, 20 साल के कुल 1 लाख, जो 13 लाख एक्स्ट्रा हैं वो 40 साल, 35 साल, 50 साल कहां थे वो और कहां से आए, ये क्वेश्चन था। उसके बाद 4 सालों में कुल 5 लाख वोट बढ़ती है, 1,39,00,000 वोट हो जाती है, और फिर विधानसभा चुनाव आता है, फिर 6 महीने के अंदर 6 लाख वोट बढ़ जाती है। तो इसकी जब गहन जांच की गई तो उससे लगा एक बहुत बड़ा आम आदमी पार्टी के द्वारा इस तरीके की कॉन्स्पिरेसी की जा रही है, एक षड्यंत्र बिछाया जा रहा है जिसमें इनके विधायक,
इस तरह वोट बनाने का काम करते हैं ऐन विधानसभा चुनावों से पहले, ताकि विधानसभा चुनावों में इसका फायदा उठाया जा सके। और जिस तरह अमानतुल्लाह खान जी ने कहा था कि हम 10-10 हजार रुपए चाहते हैं हर रोहिंग्या को दिए जाए, रोहिंग्या को हर अधिकार मिलना चाहिए, तो रोहिंग्याओं के पास अगर कहीं, जैसे आजकल पुलिस एक वेरिफिकेशन प्रोसेस चला रही है और घर घर छापे मार रही है रोहिंग्यास को पकड़ने के लिए, अगर इस तरह से मिलते हैं और उनके वोटर आई कार्ड बने हैं, तो हमें इस बात का कहीं पूरा शक है कि ये आम आदमी पार्टी के जो लोग हैं, इन्होंने इन लोगों को बसाने का जिस तरह काम किया है, ये फर्जी दस्तावेज में भी बनवाने में भी कहीं लिप्त ना हो। और अगर ये लिप्त हैं तो देश के लिए बहुत बड़ा खतरा और देश के लिए बहुत गलत काम आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भारद्वाज जी, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, एक बड़ा सवाल आपसे है, आम आदमी पार्टी से है, क्योंकि ये मुद्दा केवल सियासत से जुड़ा हुआ नहीं है, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा खतरा है। देखिए रमा जी, जितने इत्मीनान से आपने भारतीय जनता पार्टी के साथी को सुना, मुझे उम्मीद है कि उतने इत्मीनान से आप मुझे भी सुनेंगे। जी जी बोलिए। हाँ, देखिए, जो भारतीय जनता पार्टी के साथी ने बताया, दिल्ली के अंदर इन लोगों की औकात नहीं है भारतीय जनता पार्टी की आम आदमी पार्टी से चुनाव जीतने की। एक बार ने अरविंद केजरीवाल ने शब्दों की मर्यादा बनाए रखिए प्लीज भारद्वाज जी, शब्दों की मर्यादा आप बनाए रखिए। आपको नोटा से कम मिलते हैं वोट आपको सभी राज्यों में, आप नोटा। भारद्वाज जी मुद्दे पे आइए, आप मुद्दे की बात बताइए। तो मैंने तो आपकी वैल्यू नहीं बताई। 6 महीने के अंदर इतने वोटर कहां से बढ़ जाते हैं, ये बताइए। औकात का मतलब हैसियत, बहुत हैसियत है। चलिए ठीक है, 6 महीने के अंदर इतने वोटर कहां से बढ़ जाते हैं, ये बताइए। देखिए रमा जी, भारतीय जनता पार्टी की हैसियत नहीं है कि वो आम आदमी पार्टी से दिल्ली में चुनाव जीत पाए। एक बार नहीं, 4-4 बार अरविंद केजरीवाल जी ने आमने सामने की लड़ाई में भारतीय जनता पार्टी को हराया है। एक बार 70 में से 67 सीटें देके दिल्ली के लोगों ने सरकार बनाई, एक बार 70 में से 62 सीटें देके। ऐसी हिस्टोरिकल मैंडेट, ऐसी भारद्वाज जी ये बताइए, वोटर बढ़ कैसे जाते हैं? बता रहे हैं। देखिए, हो क्या रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी दिल्ली के अंदर एक साजिश रची, पूरी दिल्ली के अंदर एक षड्यंत्र रचा कि किस तरीके से आम आदमी पार्टी के समर्थकों की वोट कटवाई जाए। फर्जी लोग इन्होंने गली गली भेज दिए। लेकिन वोटर तो बड़े हुए, जो वोटर तो बड़े हुए जो नजर आए, हमारे संवाददाता भी जुड़े हैं। आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। देखिए, आप मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं। अमरेंद्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरेंद्र, जो पुलिस की कार्रवाई थी उसमें क्या पाया गया? अरे यही बात है। देखिए, मैंने आपसे कहा था ना कि आप सुनोगे, तो आप मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। आप तो ये बता रहे हैं कि किसने कितने वोट लिए, आप ये नहीं बता रहे हैं कि कितने लोग, इतने लोग जो आए हैं वो आए कहां से हैं। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे। तो फिर आप सरकार के लोगों को बुला लिया करो। संकेत जी, नौकरी आप सरकार की बिल्कुल संकेत जी, ठीक है। भारद्वाज जी, आपने अपनी बात कह ली। प्रसन्नजीत, आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे इस तरीके की किस तरह से वहां पर ये मामले पाए गए, और आखिर ये जो ये फर्जी वोटर कार्ड हैं या इस तरह के जो लोग हैं, ये किस तरह से ये बढ़ते कैसे हैं, क्या कुछ वहां से पाया गया है? देखिए रमा, पहले तो ये बता दूं कि ये जो रोहिंग्या है, जैसे ब्रिटिश शासन के समय पे हिंदुस्तान में 2-3 ट्राइब हुआ करता था जिन लोगों को क्रिमिनल ट्राइब माना जाता था, और बाद में इन लोगों को डिनोटिफाई किया गया है। पूरे दुनिया में ये जो रोहिंग्या है, जो अराकान एरिया में रहता है, उनका जो ओरिजिनल जगह बताया जाता है म्यांमार की, तो वहाँ पे या पूरे दुनिया में ये रोहिंग्या कम्युनिटी को एक तरह की, कोई ऑफिशियल नहीं है लेकिन अनऑफिशियली ये रोहिंग्या लोगों को एक क्रिमिनल कम्युनिटी माना जाता है। इसका क्या सोशल बैकग्राउंड है, क्या इकोनॉमिकल बैकग्राउंड है, मैं उसमें नहीं जा रहा हूँ। और ये पहले से ही 13 लाख के आसपास, आप जैसे बता रही थी, 2012 से ये बांग्लादेश में, जब से ये म्यांमार की इस जगह पे लड़ाई शुरू हुई और वहाँ की सरकार, जुंता सरकार ने इनके खिलाफ, और साथ ही साथ अराकान आर्मी ने इनके खिलाफ लड़ाई शुरू की, तो ये सारे रिफ्यूजी बन के बांग्लादेश गए, जो 13 लाख। पिछले 10 दिन में फिर से 1 लाख के आसपास रोहिंग्या बांग्लादेश घुसे हुए हैं, ऐसा बांग्लादेश की जो इंटरिम सरकार है इनका कहना है। और बंगाल में जो बांग्लादेश सटे हुए जगह है, वहां पे तृणमूल कांग्रेस से लेकर पिछले वाम मोर्चे सरकार का एक, जिसको कॉटेज इंडस्ट्री कहते हैं, उस कॉटेज इंडस्ट्री चालू है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट बनाने की। और यहां से ये कॉटेज इंडस्ट्री के साथ
पूरे देश की कॉटेज इंडस्ट्री का एक चेंबर ऑफ कॉमर्स टाइप का कनेक्शन है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग किया जाता है बंगाल से पूरे देश में। मुझे दिल्ली के बारे में पता नहीं, मैं दिल्ली की राजनीति में जाना नहीं चाहूंगा, लेकिन ये रोहिंग्या के बारे में खुद बांग्लादेश परेशान है, म्यांमार परेशान है, और हिंदुस्तान की अगर अपोजिशन पार्टी ये रोहिंग्या की खतरा नहीं समझ पाएंगे और इसको घुमा फिरा के बीजेपी ने क्या करना चाहते हैं, सरकारी चैनल क्या करना चाहते हैं, इसके बारे में इस पूरे मुद्दे को लेके जाएंगे, तो मेरे ख्याल से देश की जो माने किसको जैसे कहते हैं, देश की जो सुरक्षा की खतरा है, इसके साथ हम समझौता करेंगे। रमा, बिल्कुल। चक्षु जी हमारे साथ मौजूद हैं। चक्षु जी, आपके पास आना चाहेंगे और आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस पूरे मामले को देखते हैं, कितना गंभीर ये मामला हो जाता है और कितनी बड़ी जिम्मेदारी जो है तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होनी चाहिए। रमा जी, मैंने आपको सुना, मैंने संकेत जी को सुना, मैंने गणेंद्र जी को सुना और आपके जो संवाददाता था कोलकाता से, मैंने उनको सुना। मेरा एक थोड़ा सा सुझाव रहेगा कि अगर हम लोग एक कदम पीछे उठाएं और थोड़ा सा ये इस पर अगर हम लोग विश्लेषण करें कि जो स्वतंत्र और जो निष्पक्ष चुनाव है वो हमारी लोकतंत्र प्रणाली की नींव है, और इस चुनाव की नींव एक साफ वोटर लिस्ट पर होती है। और अगर वोटर लिस्ट जो हमारी साफ नहीं होगी और उसमें ऐसे लोग इंक्लूडेड होंगे जिनका अधिकार नहीं है किसी एक क्षेत्र में वोट करना, तो वो हमारी जो चुनावी प्रक्रिया है उसके साथ एक खिलवाड़ है और हमारी लोकतंत्रीय प्रक्रिया के साथ खिलवाड़ है। दो तीन मैं इसमें और ये एक राजनीतिक विषय भी हो सकता है, बट मैं राजनीति से हटकर अगर दो तीन चीज़ें कहूँ तो पहली चीज़ ये है कि जो हमारी प्रणाली है, हमारी जो लीगल सिस्टम है, वो हम जो मतदाता हैं, पहली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी उनके ऊपर डालता है कि अगर हम लोग एक जगह से उठकर दूसरी जगह पे जाते हैं तो हम एक जगह अपना नाम कटवाएं, ताकि इलेक्टोरल सिस्टम में हमारा नाम सिर्फ एक ही वोटिंग लिस्ट पे हो। पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये, अगर हमारे घर से कोई शिफ्ट होकर चला जाता है या फिर हमारे घर में किसी का देहांत हो जाता है तो उनका नाम हम हटाएं। तीसरी जो जिम्मेदारी आती है वो आती है जो हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम है, कि हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम दो चीज़ें बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। एक, कि हमारे वोटिंग लिस्ट से कोई रह ना जाए, बट एक चीज़ और भी है, अगर हम चाहते हैं कि हमारी वोटिंग लिस्ट से कोई रह ना जाए तो इसका मतलब ये ना है कि ऐसे लोग आ जाएं जिनको वोटिंग लिस्ट पे आने का अधिकार नहीं है। इस देश में वोट करने का अधिकार सिर्फ इस देश के सिटीजन्स को है। दो तीन कदम संसद ने उठाए हैं। एक कदम ये उठाया है कि जो आधार है या जो यूनिक आइडेंटिफिकेशन है उसको वोटिंग डेटा के साथ लिंक किया जाए। ये कदम अभी अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है, बट एक ये कदम सोचा गया है कि अगर वोटिंग डेटा और एक यूनिक आइडेंटिटी लिंक्ड होगी तो शायद एक लिस्ट क्लीन अप हो जाएगी। दूसरा ये है कि शायद अभी इस पर चर्चा शुरू होगी, पॉलिटिकल पार्टीज इस पर पार्टिसिपेट करेंगे कि एक नेशन और एक चुनाव जब होगा तब हम लोगों को, हमारे देश को एक कॉमन इलेक्टोरल लिस्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो शायद वो एक और कदम रहेगा जिसमें ये सोचा जा सकेगा कि किस तरह से इस समस्या को हल करने के लिए हमें अपनी वोटिंग लिस्ट को क्लीन करना पड़ेगा। बट एक बात तो तय है, अगर हम चाहते हैं कि चुनावों पर लोगों का विश्वास रहे और पॉलिटिकल पार्टियां उसमें साझा करें, तो वोटिंग लिस्ट क्लीन किस तरह से हो उस पर एक सकारात्मक बहस ज़रूरी है। बिल्कुल, एक सकारात्मक बहस ज़रूरी है। हमारे संवाददाता अमरेंद्र गुप्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं दिल्ली से। अमरेंद्र, यही सवाल मैं आपसे करना चाहूँगी जो मैं लगातार कर रही हूँ, किस तरह से ये जो फर्जी वोटर कार्ड हैं ये बन जाते हैं और किस तरह से जो अवैध रूप से लोग यहाँ पर रह रहे हैं उनके भी भारद्वाज जी शायद चले गए हैं, किस तरह से आम आदमी पार्टी से अगर जब बात करते हैं तो उनके पास कोई जवाब क्यों नहीं होता है इसका? रमा, देखिए, एक आंकड़ा है एनएचआरसी का, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का, जिसने कुछ टाइम पहले दिया था, जिसमें देश में रोहिंग्याओं की संख्या 20,000 बताई थी। और वहीं एक और आंकड़ा देता है गृह मंत्रालय, जिसमें यह बताया गया कि पूरे देश में तकरीबन 50,000 रोहिंग्या रह रही है।
आधिकारिक डेटा था। लेकिन जिस तरह से अगर राजधानी दिल्ली की बात करें, अपराध में लगातार जो है लोगों की संलिप्तता जो पाई गई, उसमें रोहिंग्याओं की संख्या ज़्यादा पाई गई, और लगातार जो अपराध है आउटर दिल्ली की बात करें तो उसमें रोहिंग्याओं की संख्या बहुत ज़्यादा पाई गई। इसके लेकर जो दिल्ली के एलजी हैं, उन्होंने विनय सक्सेना, उन्होंने 10 दिसंबर को दिल्ली पुलिस को खत लिखा। उसके बाद एक बड़ा ड्राइव उन लोगों की आइडेंटिफाई करने के लिए जो बांग्लादेशी और रोहिंग्या अवैध तरीके से दिल्ली और राजधानी के आसपास रह रहे हैं, उनको चुनना और उनका आइडेंटिफाई करना। और एक बड़ा अभी तक का जो डेटा है, तकरीबन 250 यानी कि 175 लोगों की आइडेंटिफाई किया गया है जो अवैध तरीके से दिल्ली में रह रहे थे, यानी कि उनके पास कोई वैलिड जो है प्रूफ नहीं था। और जब बात की पुलिस ने, और पुलिस की जो एजेंसी है उनका कहीं ना कहीं संबंध जो है बांग्लादेश और कई और जगहों से पाया गया, और वो लोग पुलिस के मुताबिक बताया गया कि वो लोग बांग्लादेश के हैं और जो बंगाल और आसाम से होते हुए यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं पिछले कई सालों से। और जो आउटर दिल्ली का जो सबसे बड़ा जो क्षेत्र है रोहिंग्याओं को जो आइडेंटिफाई करता है वो मदनपुर खादर है। वहां पर लगातार ये ड्राइव चल रही है और बताया जा रहा है तकरीबन 3000 लोगों से उस जगह पे पूछताछ की जा रही है, जबकि आधिकारिक जो डेटा है वहां पर रमा वो मात्र 2000 रोहिंग्याओं के रहने का है, जिसमें से 175 लोगों को डिटेन कर लिया गया है। उनके उनके वैलिड पेपर्स की जांच की जा रही है। ठीक है, ये ड्राइव जारी है, देश भर में ये ड्राइव जारी है और एक बड़ा आंकड़ा बता रहे हैं दिल्ली में काफी कंसर्न वाली ये बात है। संकेत जी आपके पास आना चाहेंगे, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो समस्या है ये काफ़ी पुरानी है। आम आदमी पार्टी ने भी कहा है कि लंबे समय से ये समस्या चल रही है, तो अभी इसको क्यों उठाया गया, इसको रोका क्यों नहीं गया, इसकी संख्या अभी तक क्यों नहीं आई? देखिए, जिस तरह आम आदमी पार्टी एक षड्यंत्र के तहत यहाँ पर वोट बढ़वाने का काम कर रही है, और हमें तो लगता है, हमें एनालिसिस के बाद हमें आज ये लगने लगा है जैसे लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी जीतती है और उसके बाद विधानसभा में अचानक से ये वोट बढ़वाने का काम किया जाता है। हमें यह लगता है कि आम आदमी पार्टी ऐसे ही फर्जी मतदाताओं के बल पर सरकार बनाना चाहती है और आगे भी चुनाव में इसका फायदा लेती आई है। लेकिन अब की बार जब चुनाव आयोग ने घर घर के रजिस्ट्रेशन के लिए ये कंपलसरी किया कि वो रजिस्टर पर साइन करेंगे जिसका भी वेरिफिकेशन होगा, तो चुनाव आयोग की इस प्रक्रिया से बौखला गई आम आदमी पार्टी और एक झूठा नैरेटिव तैयार किया गया कि दिल्ली में वोट कटवाई जा रही है, जिसका पूरा चुनाव आयोग ने ब्यौरा पेश किया कि फॉर्म 7 की क्या प्रक्रिया होती है। पहले फॉर्म 7 एक्सेप्ट होता है, वो ऑनलाइन ही भर सकता है, वो वही आदमी भरेगा जिसकी वोट कटी जा रही है। कोई लिस्ट देने से वोट नहीं कटते। इनफैक्ट डीएम ने एक मैसेज किया, जो आम आदमी पार्टी के जो संयोजक ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और एक इल्जाम लगाया कि शादरा में 11,000 से ज्यादा वोट कटवाई जा रही हैं। डीएम ने उसको सिरे से नकारा और कहा कुल 494 फॉर्म भरे गए हैं। तो आप सोचिएगा किस तरह का झूठा नैरेटिव बनाने का काम दिल्ली में आम आदमी पार्टी करती है। लेकिन ये झूठा नैरेटिव लोकतंत्र के लिए कितना खतरनाक है ये मैं आपको बता देना चाहता हूं। जिस तरह अराजक लोगों को दिल्ली में बसाने का काम हो रहा है, जो दिल्ली की कानून व्यवस्था के लिए बहुत गलत है, ऐसे लोगों के वोट बनवाए जा रहे हैं और ऐसे लोगों के बल पर आप दिल्ली का मतदान जीतना चाहते हैं। मुझे बेहद शर्म के साथ ये कहना पड़ता है, दिल्ली में एक ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो रोहिंग्या को बसाने का पूरा काम कर रही है, जो फर्जी मतदाताओं के मत डलवाती है दूसरे राज्यों से बुलाकर। और ऐसी जीत को अगर ये जीत कहते हैं तो आज दिल्ली में मैं अपनी पार्टी की तरफ से एक बात कह देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरी तरह जागरूक हैं और दिल्ली में फर्जी मतदान नहीं होने देंगे। बिल्कुल, फर्जी मतदान तो होना ही नहीं चाहिए, फर्जी वोटर भी नहीं होना चाहिए। चक्षु जी आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से बात लगातार चल रही है, आपने भी कहा कि राजनीति से अलग इसको रखें तो बेहद गंभीर मसला है जब हम राष्ट्रीय सुरक्षा की भी बात करते हैं और अपने आप में काफ़ी संवेदनशील मामला भी है। आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये जो लूप होल्स हैं ये रह कहाँ पर गए, किस तरह से ये जो मामला है ये लगातार और चुनावों के समय में ये और ज़्यादा गंभीर हो जाता है? देखिए, चुनावों के समय पर रमा जी आरोप प्रत्यारोप बनते हैं, समझ में आता है, बट मेरा ये मानना है कि इलेक्टोरल रोल्स को साफ रखना ये एक ऑनगोइंग प्रक्रिया है और इसको साफ रखने में 2-3 लोगों का कंट्रीब्यूशन है। एक राजनीतिक पार्टियों का है। संकेत जी कह रहे थे कि आप अगर पार्टियां जागरूक रहती हैं तो पॉइंट आउट कर सकती हैं कि भाई हमें इस नाम पर ऑब्जेक्शन है, ये नाम हमें लगता है कि डिसीज्ड का नाम है, या फिर हमें ये लगता है कि ये नाम ऑथराइज नहीं है लिस्ट में होने के लिए। एक चीज़ वो। दूसरी चीज़ ये, जो हम लोग हैं जो कि वोटर हैं, शायद हमें भी ये जागरूक होना रहेगा कि जब हम वोट करने जाते हैं तो हम पॉइंट आउट कर सकें कि भाई
ये बूथ हमारे एरिया का है बट हमने इन सज्जन को नहीं देखा है या हमें लगता है कि ये सज्जन यहाँ के वोटर नहीं है, तो एक वो चीज़ है। तीसरी चीज़ है कि हमें एक नए सिरे से सोचना पड़ेगा कि जो हमारी वोटर एनरोलमेंट प्रोसेस है उसको किस तरह से मजबूत किया जाए। कई बार चुनाव आयोग ने भी ये कहा है कि जो हमारा लोकल एडमिनिस्ट्रेशन होता है शायद उसमें और ऐसी चीज़ें आ सकती हैं कि वो प्रोसेस थोड़ा सा सशक्त हो। कहीं आप ऐसा ना हो कि राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया आसान होनी चाहिए ताकि सबको राशन कार्ड मिल सके, बट शायद वो प्रक्रिया ऐसी भी होनी चाहिए जिसमें जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है ये वेरीफाई कर सके कि जिनका राशन कार्ड बन रहा है वो डिज़र्विंग है कि नहीं है। कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे ऐसी हैं, आखिरी बस छोटी सी बात रखूँगा जी, कुछ चीज़ें हमारे यहाँ पे ऐसी हैं कि जो कि सिर्फ सिटीजन्स के लिए हैं, नागरिकों के लिए हैं, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि सभी लोगों के लिए हैं। तो मान लीजिए अगर आप टैक्स देना चाहते हैं तो पैन कार्ड किसी का भी बन सकता है, बट अगर आप वोट करना चाहते हैं तो जस्ट बिकॉज आपके पास पैन कार्ड है इसका मतलब ये नहीं कि आप वोट कर सकते हैं। बिल्कुल, प्रसन्नजीत आपके पास आना चाहेंगे। केवल दिल्ली में नहीं, पश्चिम बंगाल में भी ये काफ़ी गंभीर मसला बनकर उभरा है, विशेषकर जब हम अवैध घुसपैठ की बात करते हैं। किस तरह से आप देखते हैं? आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हालांकि चले गए हैं, उनसे एक टिप्पणी हमें लेनी थी, लेकिन आपसे पूछते हैं, बीजेपी का देखा आपने, आम आदमी पार्टी का स्टेटमेंट आपने देखा, कांग्रेस ने तो आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों पर ही हमला बोला है। किस तरह से इतने संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं और ये जो है कितना गंभीर भी हो सकता है? नहीं, देखिए रमा, एक बात बता दूं कि बंगाल में अगर मान ले कि 10 चैनल है, उसमें से 8 चैनल को तृणमूल कांग्रेस ने बहिष्कार करके रखे हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाह रहा था कि ये आम आदमी पार्टी की जो भी प्रवक्ता आए थे वो इस तरह से जो चले गए हैं, ये जो बंगाल में सिर्फ नहीं पूरे देश में इंडी अलायंस की जो लोग हैं इनके खिलाफ अगर और इनकी मुंह के ऊपर अगर कोई सवाल पूछा जाता है तो इस तरह से चैनल छोड़ के जाना और चैनल को सरकारी चैनल बोलना या बीजेपी पार्टी की बोलना, ये बोलना इन लोगों की एक तरह के एक पलायन करने की तरीका बन गया है। ये अलग बात है, लेकिन सवाल यह है कि और आपकी जो सवाल है उसकी जवाब में मैं कहूंगा कि ये जो अलायंस के लोग हैं या बाकी जो अपोजिशन पार्टी है ये समझ नहीं पा रहा है कि ये रोहिंग्या प्रॉब्लम कहां तक देश की सुरक्षा को सवाल के सामने खड़ा कर देगा, क्योंकि हम बंगाल में रहते हैं, हम जानते हैं कि बड़ा सवाल है, एक बड़ी चिंता का विषय है जहां पर राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला आ जाता है और इस पर सियासत कम से कम नहीं होनी चाहिए। सभी को अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। प्रसन्नजीत आपका बहुत शुक्रिया, अमरेंद्र आपका बहुत शुक्रिया, संजय जी बहुत शुक्रिया हमारे इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, और चक्षुराज जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमसे साझा करने के लिए। इसके साथ ही चर्चा में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।